This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे थे, आपको पता है हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे थे और हमने रिफ्लेक्शन पर काफ़ी टाइम लगाया था। आज जो हमारा एजेंडा है वो है रोटेशन। मैं जो आपकी ओ लेवल में आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आज हम जल्दी से स्ट्रेच और शेयर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल हमें रोटेशन पहले पढ़नी तो है, ठीक है कि नहीं? तो जी, हमारा आज का जो पॉइंट एजेंडा है सबसे पहले वो है जनाब रोटेशन, ठीक है कि नहीं? और रोटेशन में सबसे पहली बात ये है कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, ये एक पहला पॉइंट है। फिर हम पढ़ेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री रोटेशन जो है चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। 180 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे थीटा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, और फिर पढ़ेंगे थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन। ये हम पढ़ेंगे 2D के अंदर, आसान केसेस हैं ये। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और हमारा अगला पॉइंट होगा 90 डिग्री रोटेशन इन 3D, ठीक है कि नहीं? उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपके सामने ये देखें, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है कि नहीं? और ये नोट करें कि ये एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये ट्रायंगल ले लेते हैं और ये इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं ABC, और इसको हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। तो जब आप इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन रोटेट करेंगे तो ये इसके इमेज बनेंगे, इसके बनेंगे जनाब इसके मामले आफ्टर रोटेशन। ये तो जो इसका इमेज ट्रायंगल बनेगी वो ये बनेगी आफ्टर रोटेशन। आफ्टर दिस ट्रायंगल हैज बीन रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है कि नहीं? तो ये है मैट्रिक्स, ये है जी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, वो मैट्रिक्स जो ये काम करता है वो कौन सा होगा? आप जानते हैं, अब तक आपको रट चुका होगा कि 1-0 की फाइनल पोजीशन और फिर 0-1 की यहाँ पर फाइनल पोजीशन आएगी। तो अब आप खुद देखें, आप जानते हैं कि ये आप जरा लगाएं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मामला। ये देखें, ये पॉइंट है 1-0। 1-0 को आप रोटेट करें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो ये उठकर इधर आ जाता है 0-1 पे, ये उठकर किधर आ जाता है 0-1 पे। तो इसका मतलब है 1-0 की फाइनल पोजीशन होगी 0-1। और आप खुद देखें कि जो वो पॉइंट है 1-0 खुद किधर चला जाता है, 1-0 यानी जो वेक्टर जे है 0-1 वो खुद किधर चला जाता है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में यहाँ चला जाता है -1-0। तो ये जो पॉइंट है -1-0, तो ये बेटा वो मैट्रिक्स है जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ये वो मैट्रिक्स है जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। इसे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और ये 2D में है। और अब देखें ये जो ट्रायंगल है इसके जरा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आप लगाएं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2-1 है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2-2 हैं।
सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 1। अगर मैं गलती करूं तो मुझे फौरन बता दीजिएगा, ठीक है। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेंगे -1 -2 -1 2 2 6। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए रो और कॉलम की डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ये आंसर आता है। अब आप इन्हें प्लॉट करें तो आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट ए डैश है, ये बी डैश है और ये सी डैश। अब आप देखें जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया किसके बराबर है। इस ट्रायंगल का जो एरिया है आप जानते हैं कि वो इसको कहेंगे हम AOO, यानी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये 2 आएगा यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। और इसका एरिया किसके बराबर है, इस ये है जनाब, इसको कहेंगे AOI, एरिया ऑफ द इमेज या ठीक है। तो ये अभी 2 यूनिट्स के बराबर है। और अब आपको पता है कि एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ये इधर राइट साइड पे देखें मैं लिख रहा हूं, तो ये 2/2 ये बनता कितना है, 1। और आपको पता है कि ये 1 किसके बराबर है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MOT का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो आप देखेंगे कि वो आता है 1। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जनाब ये एरिया ऑफ द इमेज और एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट का वो मामला दे रहा है, ठीक है। और ये आपने जो पढ़ा है ये मैट्रिक्स क्या है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ। और अब आप ये चीज़ देखें कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगी, ठीक है कि नहीं है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगी। अब आप ये चीज़ देखिए, हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 यूनिट्स को हम 1 कह देते हैं, 2 यूनिट्स को हम 1 कह देते हैं। ये हमारा 1 0 हो गया और ये हमारा 0 1 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट उठ के इधर चला जाएगा 0, -1 पे, और ये वाला पॉइंट उठ कर इधर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन जो है उसमें आपको पता है कि 1 0 की फाइनल पोजीशन इधर आती है, वो आ गया 0 -1, और फिर 0 1 की फाइनल पोजीशन इधर आती है, वो 1 0। तो ये मैट्रिक्स क्या करता है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है चीज़ों को अबाउट ओरिजिन। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये काम अबाउट ओरिजिन करता है। ये काम क्या करता है, अबाउट ओरिजिन ऐसा करता है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट है जी 1 0, ये पॉइंट है 0 1, ठीक है कि नहीं। इन्हें 180 डिग्री रोटेट करें। बेटा 180 डिग्री की रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि 180 डिग्री की रोटेशन के बाद चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेट करें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, आप पहुंचते एक ही जगह पर है। खैर जी, रोटेशन हो गई। वेक्टर आई जो है वो -i पे चला जाएगा, यानी 1 -1, 0 पे, और 0 1 उठकर इधर आ जाएगा 0 -1 पे। और ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगा वो -1 0 0 -1 पे आ गया। ये वो मैट्रिक्स है जो चीज़ों को 180 डिग्री रोटेट कर देता है। अच्छा अब आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है जी थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है कि नहीं। ये आप देखें ये क्या, और अबाउट ओरिजिन ये कहना भी बहुत जरूरी है। अबाउट ओरिजिन, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ये नोट करें कि ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा रफ ये कर लिया, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा सा करके डायग्राम को बनाते हैं। ये पॉइंट हम ले लेते हैं अपना 1 0,
और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं अपना 0,1। ठीक है, अब आपको पता है कि आप जब इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री, ये देखिए यहां से आप एक सर्कल बना लेंगे ऑफ रेडियस 1, वो सर्कल यूं जाएगा, इस तरह से आएगा। अब ये जो वेक्टर आए, लेट्स से कि ये रोटेशन आपने इसको दी है, यहाँ कहीं पहुंच गया, ये एंगल थीटा करके वेक्टर आए यहाँ से रोटेट करके यहाँ पहुंच गया। और अब आप देखें जो वेक्टर जे है, ये वेक्टर जे जो है ये रोटेट करके यहाँ कहीं आ गया। और वी शुड नोट कि इनके मैग्नीट्यूड 1, और ये एंगल थीटा इसने यहाँ से रोटेट किया, और ये दोनों रोटेशन अबाउट ओरिजिन हुई। अच्छा, अब आप ये वाली ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को देखें, ये वाली जो है, जिसको मैं हल्का सा शेड कर देता हूँ ऐसे ऐसे, इस ट्रायंगल को शेड देखें, ये वाली जो सारी रेड ट्रायंगल है, सिर्फ पहले रेड ट्रायंगल को देखें। ये इस तरह से है, ये लेंथ 1 है और ये एंगल थीटा है। तो ये लेंथ को अगर मैं x कहूँ, इसको जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसे मैं x कहूँ, और वर्टिकल लेंथ को मैं y कहूँ, x/1 इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा, एंड y/1 इज इक्वल टू sin थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा। तो अब आप खुद ये चीज देखें कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये पॉइंट है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, बल्कि पूरा ये जिधर कर्सर पड़ा हुआ है ये पॉइंट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, y, और ये बनेंगे p cos थीटा, sin थीटा के। ये क्या बनेंगे? cos थीटा, sin थीटा के। ये यूं बनेंगे। तो 10 की फाइनल पोजीशन ये बनेगी cos थीटा और sin थीटा। 1 थीटा की फाइनल पोजीशन किधर पहुंच गई? cos थीटा और sin थीटा। और इसी तरीके से अब आप ये चीज देखें, जे को देखें गौर से, और जरा इस ट्रायंगल को कंसिडर करें, ये वाली जो ट्रायंगल, जो पर्पल ट्रायंगल, इसमें ये चीज y है और ये चीज x है, इसको बल्कि y डैश और x डैश कह लेते हैं। इस पर्पल ट्रायंगल को यहाँ बना लेते हैं, दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया जी y डैश, और ये आपका x डैश, और ये एंगल थीटा। तो आप खुद देखो कि y डैश जो है, और ये लेंथ आपको पता है 1 है, y डैश है आपका cos थीटा के, और x डैश है आपका sin थीटा। और चूंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम उसके साथ एक नेगेटिव साइन अटैच कर दें, यानी ये कोऑर्डिनेट जो है ये माइनस साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा के बराबर, यानी, और देखिए यहाँ पर सेकंड कॉलम होता है 0,1 की फाइनल पोजीशन, तो वो क्या बनेगी? क्या जी, वो बनेगी क्या कहते हैं, माइनस साइन थीटा, एक्स की वैल्यू पहले बोलते हैं, और फिर उसकी कॉस थीटा। इस तरह से आपने नोट किया कि ये वाला जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है चीज़ों को। मैं इसके लिए कोई डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दूंगा। और आप ये चीज़ देखें कि अगर फर्ज करें आपने थीटा 60 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करानी हो अबाउट ओरिजिन, अगर आपने 60 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करानी हो अबाउट ओरिजिन, तो आपका जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये बनेगा। ये अब cos ऑफ 60 किसके बराबर है? cos ऑफ 60 1/2। किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल होगा ना? जी जी, ट्रायंगल होना जरूरी तो नहीं है ना? ये किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है बेटा, किसी भी शेप को रोटेट कर देगा। ठीक है, ठीक। आपने यही क्वेश्चन पूछा था ना कि ये किसी भी शेप को, ट्रायंगल और बाकी सबको भी रोटेट कर सकता है। जी सर। हेलो,
आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल ये है जनाब, आप देखें, ये है जनाब आपका मैट्रिक्स जो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है अबाउट ओरिजिन। और बेटा बिल्कुल इसी तरह से मैं डायरेक्ट ही अब लिख देता हूं कि वो मैट्रिक्स जो थीटा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, ठीक है कि नहीं है। और तो वो उसके लिए क्या करेंगे जनाब, वो आप देखें कि वो 10 जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा, उसका x तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन y उसका नेगेटिव हो जाएगा, और j वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आएगा और उसका x साइन थीटा और y जो है उसका कॉस थीटा होगा। ये उसका मैट्रिक्स होगा जो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है अबाउट ओरिजिन। अच्छा, आप मजे की बात देखें कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन कह लें आप, MOR कह लें या MOT कह लें, यानी ये जो चीज़ है इसको आप MOR बेशक कह लें जिसको मैंने भी रेड किया है, या MOT कह लें, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका डिटर्मिनेंट आप देखें वो क्या बनता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनती है, कॉस थीटा। जी 1 बनती है। जी बिल्कुल, आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनती है जो कि 1 है। और इसका मतलब ये है कि रोटेशन में एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 1 रहेगा। इसका मतलब ये है कि उनका वो नहीं हो सकता, मतलब रोटेशन जो है किसी फिगर की एरिया को चेंज नहीं करती है और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज बेटा इस तरह से होगी, ठीक है कि नहीं। तो ये थीटा डिग्री अबाउट ओरिजिन हो गया, थीटा डिग्री वो हो गया। अच्छा, फर्ज करें अगर आपके पास एक थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि आप रोटेशन ओरिजिन पे नहीं कर रहे, तो फिर क्या करेंगे जी। अगर आप रोटेशन ओरिजिन पे नहीं कर रहे, आप रोटेशन अबाउट HK कर रहे हैं, आपका जो वो है सेंटर ऑफ रोटेशन वो ओरिजिन नहीं है, वो HK है, फिर क्या करेंगे जी। जी अब ये चीज देखें, मैं कोशिश करता हूं कि एक जनरलाइज्ड केस हम कर लें। हमने ना HK पे जाकर थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, यानी यहां से कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे पड़ा हुआ, इस ऑब्जेक्ट को HK को सेंटर मानते हुए, ठीक है ना, थीटा डिग्री की कोई रोटेशन कर कॉज कर दी, ये कर दी, यानी हमने इसको ये देखें थीटा डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इमेज हो गया। और मसला ये है कि सेंटर ऑफ जो वो है ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, वो ओरिजिन भी नहीं है। सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ओरिजिन भी नहीं है। तो क्या करूं, किधर जाऊं। अच्छा ये देखें, जल्दी से मैं लिखता हूं, ये देखें, ये कोई पॉइंट है रेड वाला, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और अगर आप x एक्सिस को शिफ्ट कर दें इस मुकाम पर, नया x एक्सिस यहां बना दें और नया y एक्सिस यहां बना दें, उसके पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल X कैपिटल Y। उसके पर्सपेक्टिव से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल X कैपिटल Y। अब आप मुझे बताएं कि आप इस चीज से एग्री करते हैं कि कैपिटल X जो है स्मॉल x माइनस h है और कैपिटल Y जो है वो स्मॉल y माइनस h, ये देखें माइनस k, सॉरी जी। आप इस चीज से एग्री करते हैं कि नहीं करते। हेलो, आप ये चीज देखें कि आपने, हाँ जी, प्लस x प्लस h। नहीं, आप देखें कैपिटल X जो है, आप देखें कैपिटल X जो होता है वो ये डिस्टेंस है, प्लस नहीं होगा इसमें, कैपिटल X ये डिस्टेंस है और स्मॉल x ये डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं, देखें
ठीक है, तो ये उनकी रिलेशनशिप है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि हम ऐसा कर लेते हैं कि ये है जनाब वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ये वाला जो ऊपर ये वाला थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन करता था। इस मैट्रिक्स की खूबी ये थी कि ये थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन करता था। इसे याद कर लें, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ताकि मैं वहां जाके डायरेक्ट लिख सकूं। जी, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, यही था ना। दोबारा वेरीफाई कर लूं कि गलत तो नहीं लिख दिया। जी, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख लिया यहां पर। अच्छा, अब ये फर्ज करें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है ऑब्जेक्ट, ठीक है कि नहीं, और उसके निशाने में कैपिटल एक्स डैश कैपिटल वाई डैश आ गया जनाब। ये आपका आ गया इमेज, ये आपका क्या आ गया, इमेज। ठीक है, अब आप ये चीज देखें, इस बात को जहन में रखें और फिर आप नोट करें कि इसको आप शिफ्ट कर दें ऐसे, एक्सिस का वो आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर आप लगा दें एक्स माइनस एच वाई माइनस के, और इनका जो इमेज है एक्स डैश माइनस एच वाई डैश माइनस के। ठीक है कि नहीं बेटा, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हेलो, नो सर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये चीज ठीक है बेटा कि नहीं? ये ठीक है बेटा कि नहीं? देखिए, इसे भी तोड़ के लिख दिया और इसे भी तोड़ के लिख दिया, और यहां जो नेगेटिव आ रहा था वो यहां पहुंच गया। जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक, बल्कि इसको इधर इधर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक मिनट, माइनस के साइन माइनस के साइन थीटा। अच्छा, और इधर से इससे भी मैं चाहता हूं इधर ही शिफ्ट कर दूं, प्लस एच, नहीं इधर जब आएगा, एक मिनट है, माइनस प्लस होगा और इसके साथ बाहर माइनस है, एक मिनट, इसको इधर रहने दें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए, एच साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा प्लस एच के इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश। ये देखें आप, ये आपके पास जनाब क्या चीज आ गई है, ये है आप देखें कि ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है जिसे वो करना पड़ना था आपने, ऑब्जेक्ट है, और ये चीज आपका इमेज है, ये चीज आपका इमेज। मुझे बताएं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? हेलो जी, जी, यहां तक मुझे बताएं कोई बात तो इशू, अगर अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे।
चला ये देखें जी, ये देखें, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका इमेज, ठीक है ना। और ये जो चीज आपके साथ आ रही है यहाँ पर, जिसको मैं अभी ब्लू करने लगा हूँ राइट साइड पे, ये वो आपका एक्सिस एडजस्टर है। सेंटर ऑफ रोटेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा चीज आपने ऐड करनी है, ये वो। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो हेलो, नो सर, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो मुझे इंडिविजुअली भी अपने कंसर्न्स मैसेज कर सकता है। मसलन अगर कोई बंदा फील कर रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ आ रही, तो मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर दे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ठीक है कि नहीं है। इसमें एक मिनट ऊपर कीजिए। जी, क्या अभी आवाज किसी की आई थी? मुझे क्या कह रहे हैं? ऊपर कीजिएगा सर, ऊपर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर वो कह रहे ऊपर स्क्रॉल कर दे। अच्छा, ये इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें, ये भी ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगे सारे। हेलो, यहां तक ठीक है? सर। हाँ हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब आप देखिए 3D में आ जाए, ठीक है ना। 3D में आ जाए। ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी पहले ये कर लेते हैं कि इसको हम ये बना लेते हैं अपना एक्स एक्सिस, और ये आप बना लें वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है कि नहीं? और एक बात ध्यान में रखें, रोटेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप देख कहाँ से रहें, आप किस नज़र से, कि आपकी आंख कहाँ पर। आए हम ऐसा करते हैं कि हम ना इसमें जो आए है ना उसको यहाँ पे रख देते हैं, आए यूं ऊपर से रख देते, इधर से देख रहे हैं आप। ये देखिए मैंने एक आंख बनाने की कोशिश की, लुकिंग फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस, लुकिंग फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस। आप ऊपर से देख रहे हैं, आपकी आंख जेड एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देख रही है, ठीक है कि नहीं। और टॉपिक है जनाब, जो ऑब्जेक्ट है वो है 90 डिग्री क्लॉक, इसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं आप किसी चीज को, ठीक है ना। तो अब आप खुद देखें, उसमें होगा ये कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आप वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस आपको पता है स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और आपकी आंख की और स्क्रीन की डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड एक्सिस है। अब आप खुद देखेंगे जो एक्स एक्सिस में 1,00 है, ये उठ के कहाँ चला जाएगा? 0,1,0 पे चला जाएगा। और वो किधर चला जाएगा? वो चला जाएगा -1,00 पे, ठीक है कि नहीं, यानी यहाँ पर। और z एक्सिस का पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो आपका जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा उसका आपको पता है ना, 1,00 उसके पहले कॉलम में आता है, इमेज ऑफ 1,00 उसका पहला कॉलम बनेगा, तो वो बन जाएगा 0,1,0। और उसका जो 0,1,1 है, जो सेकंड कॉलम है, जो जे को रिप्रेजेंट करता है 0,1,0 को, वो चला जाएगा -1,00 पे। और उसके बाद जो z एक्सिस है उसने अपनी जगह पर ही रहना है, बिकॉज आप z एक्सिस के पॉजिटिव z एक्सिस से देख रहे हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स वो है जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट z एक्सिस करता है व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम पॉजिटिव z एक्सिस। पॉजिटिव z एक्सिस से आपकी आंख ऊपर से देख रही है, तो ये वो मैट्रिक्स है जो रोटेट करेगा। और उसको क्या कहते हैं, और इस तरह के जितने भी जो मैट्रिक्स ऑफ रोटेशंस होते हैं, जितने भी मैट्रिक्स ऑफ रोटेशंस होते हैं, सबके डिटर्मिनेंट्स 1 होते हैं।
सबके डिटर्मिनेंट्स इसलिए 1 होते हैं कि ये जो है ना किसी भी वो चीज़ को रोटेट करते वक्त उसका एरिया या वॉल्यूम चेंज नहीं करते। ये मैट्रिक्स जो 3D में रोटेशन कर रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम अबाउट z एक्सिस, तो ये किसी चीज़ के वॉल्यूम को नहीं चेंज करता, वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने देता है, एरिया को एरिया रहने देता है। तो ये तो था सिंपल एक रोटेशन का इंट्रोडक्शन। आप ओ लेवल में रोटेशन पहले काफ़ी कर चुके हैं, तो मैं इसलिए आई विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन इट। मैं तेज़ी से इसको छोड़ते हुए यहाँ पर मैं इसको टाइटल देते हुए रोटेशन इसको यहाँ पर छोड़, ठीक है कि नहीं, और इस फाइल को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। अगला जो चीज है वो क्या है, वो आ जाती है जी एनलार्जमेंट। जी, एनलार्जमेंट में क्या होता है, एनलार्जमेंट में भी यही चीज होगी। आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि K0 और 0K ये फैक्ट मैट्रिक्स था एनलार्जमेंट का, और आपको पता है कि यहाँ पर पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्ट और यहाँ आपको मिल जाता है इमेज x डैश y डैश, इस तरह से। और आपको पता है कि एनलार्जमेंट में एनलार्जमेंट का जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट का, आपको पता है कि उसकी जो वैल्यू है वो k² के बराबर। और इससे पता चलता है कि जी एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू k², क्योंकि वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट की डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है इसमें एरिया चेंज होता है, चीज़ें बढ़ती हैं, चीज़ें जो है बाय अ फैक्टर ऑफ k² उनका एरिया चेंज हो जाता है। और ये जो मैट्रिक्स है ये किसका है, वो है इसमें आप क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स इसमें जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो 0 0 है, ओरिजिन है, और मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो इसमें फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट है वो k है। आगे चलते हैं जी, और इसमें अगर आप फर्ज करें कि अगर इफ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट अगर फर्ज करें वो G,F हो, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट अगर G,F हो, तो आप वही काम करेंगे कि आप G,F पर अपना नया x एक्सिस और नया y एक्सिस बना देंगे, और फिर उस हिसाब से आप देखें, आप यहाँ पर ना इस तरह से कर लें, ये इनको मैं छोटा लोअर केस में लिख लेता हूँ, इनको लोअर केस के x और y समझे ओरिजिनल x और y हैं, और कैपिटल X डैश और Y डैश अंडर द न्यू एक्सिस जिसमें आप ट्रांसलेट कर देते हैं। अब क्या होगा इसमें कि ये है जी आपका इमेज, और ये है आपका मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट, और ये है आप कैपिटल XY आपके वो हैं क्या कहते हैं उसे, आप कहें ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स। तो अब देखें क्या होगा, क्या इस पे वो ट्रांसलेशन आप रिवर्स में अप्लाई करें, ये x डैश माइनस h हो गया, माइनस उसको h के बजाय g है, सॉरी g, और y डैश माइनस f। बेटा अगर इसमें ना किसी को समझ आया मुझे जरूर बताया, थोड़ा बात का अकेले बैठ के गौर करने से भी बेटा समझ आ जाती है। ये हो गया जनाब, और उसके बाद x डैश y डैश इज इक्वल टू k0 0k x y प्लस k0 0k माइनस g माइनस f और प्लस g और f। ये जो है ना इनको मैं उठाकर यहाँ ले गया हूँ, इससे कर ये जो g और f है ये वाले, ठीक है, और ये वाले g और f मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है कि नहीं, और इस मैट्रिक्स को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया।
अब आप देखें, ये आपका ऑब्जेक्ट इमेज हो गया, इमेज पॉइंट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट हो गया, उसके साथ ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो इसको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, तो ये बनता है -kg और f -kf। और इसको और ज़रा थोड़ा ठीक करके अगर लिखें, x डैश y डैश इज इक्वल टू k0 0k xy, और इसको 1 - k g एंड 1 - k f, जिसका मतलब है कि ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये आपका हो गया इमेज, और ये जो इसमें चीज़ आ रही है जिसको मैं पर्पल क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका एक्सिस एडजस्टर हो गया, यानी आपने एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो शिफ्टिंग की थी उसकी वजह से। तो अब आपका ये आप सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपका GF, ये सेटअप आपको क्या करके देगा, चीजें एनलार्ज करेगा किसके ऊपर, पर्सपेक्टिव से, जब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपका G और F बन जाएगा। तो ये जो चीज सारी बात थी, ये एनलार्जमेंट की बात थी। ठीक है, इससे भी हम बाहर आते हैं, जल्दी जल्दी अपनी बातों को लेके आगे चलते हैं। अब आ जाता है जी स्ट्रेच। जी, स्ट्रेच बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान है, इतना मुश्किल नहीं। हम आसान से केस करेंगे फिलहाल स्ट्रेच के, और इसको ज्यादा फैलाएंगे नहीं, ठीक है ना। ये आप समझें कि ये वन वे एनलार्जमेंट, स्ट्रेच क्या है, स्ट्रेच आप कह लें कि वन वे एनलार्जमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे स्ट्रेच पैरेलल to x-axis, stretch parallel to x-axis, y-axis is invariant, y-axis is invariant means कि y-axis के जो पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह रहेंगे, और फैक्टर ऑफ स्ट्रेच आप ले लें 3। फैक्टर ऑफ स्ट्रेच क्या ले लें, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि ये आपके पास फर्ज करें y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस। अब यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम किस तरह का ऑब्जेक्ट ले लें जनाब, चलें। ये पॉइंट हमारा हो गया जी 1 0, और ये पॉइंट हमारा हो गया 0 1, ठीक है कि नहीं। और जिस चीज को हमने स्ट्रेच करना है वो हम आसानी के लिए, समझ के लिए फिलहाल एक ये चीज ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं। एक स्क्वायर ले लेते हैं, और ये उसका पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 0, ये इसका पॉइंट है B, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2, और ये उसका पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, ठीक है कि नहीं है। अब इसको खींचना है आपने, और इसको आपने इस तरफ खींचना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और आप समझें कि आपने एक हाथ यहाँ रखा हो, ठीक है। जिस तरह आपको पता ना, आपके पास फर्ज करें कोई रबर ऐसे, ये मैं राइट देखें, आपने रबर को इस तरफ से खींच के लंबा करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरफ को आपने रोका हुआ है, तो ये चीज़ यूँ खिंच के यूँ लंबी हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से।
आप समझें कि आपने सी का पॉइंट जो है क्लैंप किया, सी और ओ को आपने क्लैंप कर दिया, सी और ओ को आप हिलने नहीं दे रहे, सी ओ वाली लाइन उसकी उधर ही, और ए बी को खींच के एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे हैं, और 3 गुना आपने स्ट्रेच किया। तो सी बी की जो लाइन है वो जब 3 टाइम्स लंबी होगी तो वो लंबी होकर यहाँ कहीं पहुंचे, ये बी डैश बन जाएगा आपका, और ये हो जाएगा जी 6,2, और ए जो है वो उठकर यहाँ आ जाएगा ए डैश 6,2, और जो फिगर थी वो यूं हो गई, ये यूं। आप कह सकते हैं कि यार सर ये वाली स्ट्रेच थोड़ी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि हम तो किसी चीज को, कोई ऐसी चीज अगर हो, इस तरह की कोई चीज हो, और हम उसे इस तरफ को खींच के लंबा करें तो वो लंबी तो हो जाती है मगर साथ साथ पतली भी हो जाती है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम जो स्ट्रेच पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 1 वे स्ट्रेच है, और हम कहेंगे कि 2 वे कुछ नहीं है। ये जनाब इसकी जो लाइन है यहाँ से देख लें, ये इसके पैरेलल यूं आ रही, यूं यूं। अब इस हिसाब से, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप वो आई और जे को देखें, जो ये आपका वेक्टर जे है और ये आपका वेक्टर आई है, आप देखेंगे कि जो 1-0 है, 1-0 उठकर आगे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने फैक्टर ऑफ 3 के हिसाब से स्ट्रेच करना है, अगर आपने फैक्टर ऑफ 3 के हिसाब से सच स्ट्रेच करना है, तो ये जो 1-0 है, ये जो आपका वेक्टर आई है, अगर आपने स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस करनी है, आप जरा ये इस तरह से देख लें, ये 0-1 ये हो गया, ये आपका वेक्टर जे हो गया, और इसको आपने स्ट्रेच किया है, इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्पल ऑब्जेक्ट को आप समझे आपने स्ट्रेच किया है, एंड लेट्स से कि आपका फैक्टर ऑफ स्ट्रेच 3 था, तो आप खुद देखेंगे कि जो आपका आई वेक्टर ये यूं बन जाएगा, इमेज आपका ये बन जाएगा। इसको लाइट ग्रीन में कर देते हैं, ये आपका इमेज बन जाएगा इस तरह से। अब ये चीज जो आपका इमेज बन गई है इधर से, इसमें देखें कि 1-0 आपका उठकर 3-0 पर आ जाएगा, 1-0 उठकर आपका किस पर आ गया, 3-0 पर, और 0-1 वहीं रहा है, 0-1 नहीं चेंज हुआ। तो आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो मैट्रिक्स जो स्ट्रेच परफॉर्म करता है। स्ट्रेच भी ऐसी, आपको सारी बातें लिखनी होती हैं कि ये जो मैंने जिस स्ट्रेच को हम पढ़ रहे हैं उसकी लिमिटेशन ये है। तो आप कहेंगे कि जी स्ट्रेच ऐसी जो 1-0 को उठाकर 3-0 पर ले जाती है, स्ट्रेच ऐसी जो 1-0 को उठाकर 3-0 पर ले जाती है और 0-1 को वहीं रहने देती है। तो ये है जनाब मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेच, जो 3 ये कहेंगे, इसको डिस्क्राइब इस तरह से करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेच परफॉर्मिंग, मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेच। कौन सा, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे आपको कि वाई एक्सिस इसमें इनवेरिएंट है। सर मैट्रिक्स को देख के कैसे पता चलता है कि इनवेरिएंट वाला कौन सा? बेटा ये जब आपकी थोड़ी एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा ना, तो आपके जो बेसिक मैट्रिक्स है ना उनको आप पहचान लेंगे फौरन, ठीक है ना। जिस तरह आप हम किसी फंक्शन को आप उसकी इक्वेशन पहचान के बता देते हैं ना, उसका ग्राफ ऐसे होता है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया यूं आपको मतलब शक्ल देख कर हो जाएगा। मैं वैसे लिख भी दूंगा जनरली बेटा, इस शेप का मैट्रिक्स, इस शेप का मैट्रिक्स या इस शेप का मैट्रिक्स, ये दोनों स्ट्रेच के होते हैं, और ये स्ट्रेच के फंडामेंटल मैट्रिक्स हैं। ये दोनों क्या हैं, स्ट्रेच के फंडामेंटल वो हैं, मैट्रिक्स हैं, जो बहुत ही सब उसका सिंप्लीफाइड केस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा। इसमें y एक्सिस इनवेरिएंट है, स्ट्रेच पैरेलल टू x एक्सिस है, और फैक्टर ऑफ स्ट्रेच जो है वो अगर इस पर्टिकुलर केस के लिए 3 है, और जनरली आप उसको k कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो स्ट्रेच के मैट्रिसेस इस शक्ल के होते हैं। ये वाला मैट्रिक्स, इसे देखते साथ आप पहचान जाएं कि इसमें y एक्सिस इनवेरिएंट है, इसलिए इनवेरिएंट है कि 0-1 चेंज नहीं हुआ। आप देखें वेक्टर j वहीं खड़ा हुआ,
वो वेक्टर जे का वहीं खड़े होना, 0 1 पे रहना वाई एक्सिस को इनवेरिएंट साबित करता है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है आप नोट करें, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेच जो है उसकी जो वैल्यू है वो के है। अगर के है, इससे साफ पता चलता है कि एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू के। और अगर आपको याद हो, मैंने डिटर्मिनेंट का शुरू का एक लेक्चर दिया था कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी क्या हैसियत होगी, मैं उस पर बाद में दोबारा आऊंगा, ठीक है कि नहीं, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये था जी बेसिक स्ट्रेच। क्या है जनाब? ये बेसिक स्ट्रेच, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर आप पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं करा रहे और हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि हम कितना को लर्न कर रहे हैं। तो आए जरा देखते हैं, अगर मुझे इससे रिलेटेड, मैं शेयर शुरू करने से पहले ना, शेयर को शुरू करने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि अगर आपको हम इसमें कुछ क्वेश्चंस पढ़ा सकें। जी, ये देखें, ये आपके सामने पेपर्स खोल गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जी, मैं बेटा जून का क्वेश्चन खोलता हूँ। ये देखिए, ये जून का पेपर आपके सामने खुल गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें क्या मामलात हैं। अच्छा बेटा, मैं आपको बुक से ट्रांसफॉर्मेशन जरूर कराऊंगा, लेकिन पहले पेपर से कराऊंगा। उसकी वजह यह है, पेपर से ट्रांसफॉर्मेशन कराने की फायदा ये होता है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल कितना है। फिर जब आप बुक से कर रहे होंगे तो वो आप फिर उसको आराम से डील कर लेंगे। बुक में तो काफी डिटेल में चीजें दी हुई। जी, ये क्वेश्चन है, आप आखिरी क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स, सॉरी आखिरी नहीं, छठा क्वेश्चन है ये। इसमें से मैं बताता हूं आपको कि ये चीज देखिए, पहली चीज आप कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? द ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट्स बाय ए इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 30 इनटू ट्रायंगल एरिया ऑफ डी सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ये पॉइंट क्वेश्चन 6 का पार्ट ए है ना, ये अब तक जो आपने लेक्चर सुना है उससे हो जाना चाहिए, यानी मैं बाकी पार्ट की बात नहीं करता। पार्ट ए जो है ना, द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपसे हो जाना चाहिए। पूछें कैसे भला? जी, वो देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है जो 30 सेंटीमीटर जिसका एरिया है। एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 30 सेंटीमीटर है और उसको आपने एक और ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसका एरिया डी सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्रायंगल जो 30 सेंटीमीटर की है उससे आपको डी तक ले जाने वाला डिटर्मिनेंट है ए इनवर्स, सॉरी मैट्रिक्स है ए इनवर्स। यानी ए इनवर्स का मैट्रिक्स जो है वो इस ट्रायंगल को जिसका एरिया 30 है उसे उस ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिसका एरिया डी सेंटीमीटर। अगर ए इनवर्स 30 वाली को डी पर ले जाता है तो जो मैट्रिक्स ए है वो डी वाली को 30 पर ले आता है। अगर ए इनवर्स मैट्रिक्स 30 वाली को डी वाली ट्रायंगल पर ले जाता है तो मैट्रिक्स ए जो है वो डी वाली को 30 पर ले आएगा। और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या है? मैट्रिक्स ए का वाली का डिटर्मिनेंट क्या है? 2। वो है जी 2 - 0 2, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है
वो एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। ए के पर्सपेक्टिव से 30 वाली जो ट्रायंगल है, 30 सेंटीमीटर वाली ट्रायंगल, वो इमेज बन जाएगी और डी वाली जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2। तो 30 ओवर डी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 15। पर ये 3 नंबर जनाब आपने हासिल कर रही हैं और आपने देखा है कि उसने इस पर्टिकुलर पार्ट ए में सिर्फ इस बात को, इस फैक्ट को टारगेट किया है कि कोई भी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इमेज ओवर ऑब्जेक्ट के एरिया की रेशियो होती है 2D में और वॉल्यूम ऑफ इमेज ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो होती है 3D में। इसके हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूं। बेटा मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने के बाद फौरन बाद आपको पास पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर बुक से कराऊंगा। उसकी वजह पूछें क्यों? उसकी वजह यह है कि अब तक आपके सिलेबस में 6 या 7 आपके पेपर में आई 6-7 ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन अभी ऐड हुई है 2019 में, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके पास जो टोटल अवेलेबल क्वेश्चंस हैं 2020 के सारे मिला लें और स्पेसिमन के मिला लें और ये जून 2021 में जो भी पेपर हुआ है इसके क्वेश्चंस मिला लें तो ये मिलाकर आपके टोटल 7 क्वेश्चंस बनते हैं। आप ये 7 सवाल पहले करेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में फिलहाल इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद आप बुक पे चले जाएंगे। बुक वाले ने तो सारा पूरी डिटेल से लंबा खींच के किया होता है चीजों को, हम भी जरा उसको स्ट्रेच करेंगे, लेकिन आपको कम से कम एक बेसिक तसल्ली जरूरी होगी कि पेपर में कम से कम इस रेंज के अंदर रहे हैं। सर जी मैं सुन रहा हूँ। जी जी इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए इनवर्स था, ए नहीं था। क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए इनवर्स था। हाँ तो ठीक है ना, अब ये जरा पढ़ो, जरा इसको दोबारा पढ़ो। ट्रांसफॉर्मेशन इन द XY प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय A इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स द ट्रायंगल ऑफ एरिया 30 इनटू ट्रायंगल ऑफ एरिया D। इसका मतलब है A इनवर्स 30 सेंटीमीटर वाली ट्रायंगल को D सेंटीमीटर स्क्वायर वाली ट्रायंगल पे ले जाता है। ये बात समझ में आई है कि नहीं? हेलो, अच्छा नहीं तो इनवर्स का डिटरमिनेंट नहीं देना? ना ना ना, मैंने उल्टा कर दी। देखो मैंने कहा अगर 30 ऑब्जेक्ट है, D इमेज है A इनवर्स के पर्सपेक्टिव से, A इनवर्स के पर्सपेक्टिव, तो फिर A क्या करेगा? अगर 30 वाली को D बना देता है A इनवर्स तो A क्या करेगा? वो D वाली को उठा के 30 पर ले आएगा। हेलो सैफी, जी सर। ये समझ आई ये बात कह के नहीं? यार देखना, A इनवर्स 30 वाली को उठा के D पर ले गया तो यार D वाली जो है वो उठाकर 30 पर ले आते हैं A से, D वाली उठाकर 30 पर, यानी कैपिटल मैट्रिक्स A के पर्सपेक्टिव से D वाली D एरिया वाली ऑब्जेक्ट बन जाएगी, 30 वाली क्या बन जाएगी यार? इमेज बन जाएगी। देखिए ना, पेपर वाले ने आपको वो करने की कोशिश की है ना, चक्कर देने की, तो आप उसको उसका रिवर्स शॉट खेल दें आप। ठीक है, तो अब आए जरा देखें एक और कोई पेपर देखते हैं जिसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हम कर सकते हैं कि नहीं। ये था जनाब क्वेश्चन पेपर 11-12, देखें जरा। बाकी पार्ट उसके मैंने जानबूझ के नहीं किए, उसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ अभी देख रही है, वही पेपर है मेरा ख्याल है ना। हाँ, इट्स द सेम पेपर। 12 वाला 11 और 12 वेरिएंट ए की है। ये वही। अब इसमें तो सिर्फ आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और बताना है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो चलो यहां तक तो इसको ये बात है, शो दैट ए इज नॉन सिंगुलर। आपने सिर्फ ये करना है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और आपने कहना है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका इनवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसमें तो ये था ना, तो हम ए से कैसे प्रूव करेंगे? उसने कहा k इज अ रियल कांस्टेंट। अच्छा कर देते, मैं फिर मैट्रिक्स एक्सपेंड कर देते हैं, पता चल जाएगा उससे।
ये देखें, ये देखें, इस पे लगाते हैं डिटर्मिनेंट का फार्मूला। इसमें बेटा के स्क्वायर समथिंग आ रहा होगा, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, और उससे पता चल रहा होगा कि वैल्यू कम से कम 0 नहीं है। इसमें यहाँ माइनस होना था। जो कर दिए बेटा, गलती से मैंने नहीं। ठीक है, अब आपको पता है जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो आप ये जो चीज है ना, ये पूरी जिसको मैं पर्पल कर रहा हूँ, ये आप लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है इसने 0 जाना। तेजी से आप, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो फिर आप अच्छी शॉटें आराम आराम से खेल लेते हैं। अब आप देखेंगे ये चीज नहीं बनती है। जी सर, यही बनती है। तो ये नॉन जीरो चीज नहीं है, इसने हमेशा नॉन जीरो रहना, जो मर्जी हो जाए, के जो मर्जी वैल्यू ले ले, ये नॉन जीरो। 3/2 इसकी मिनिमम वैल्यू। इससे पता चल गया कि के जो है ये मैट्रिक्स, इसकी डिटर्मिनेंट ने कभी 0 नहीं होना, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ के। ऐसा है कि नहीं है? और इस डिटर्मिनेंट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 3/2 होगी। इस पे कर्सर आ रहा है, ठीक है कि नहीं? और अब आप ये चीज देखेंगे, ये जो है ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस है, ये जो अभी आपके सामने आ रहा है, स्वाय मल्टीप्लाई करने के। और ये ओ लेवल की अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये 3 नंबर आपके पास है। इसका मतलब है मेरे लेक्चर शुरू करने से पहले ही, जब आप पहले दिन आप इस क्लास में बैठे थे, उस वक्त भी ये 3 नंबर आप ले सकते थे आराम से, क्योंकि ओ लेवल में आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो की हुई। इनवेरिएंट लाइंस मैंने अभी नहीं पढ़ाई हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला डील करूंगा। मकसद आपको ये बताना है कि जब आपको ये, क्यों मैंने ये चूज किया कि मैं पहले आपको पेपर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। पेपर में अभी तक फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी आसान आई है, तो वो जो 5-6 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा चलो फिलहाल अब तक तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो बहुत ईजी आई है। अब सर इरफान अगर उसको स्ट्रेच करते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं, तो वो ओवर एम्बिशियसली ऐसा कर रहे हैं ताकि आप उनसे डरे नहीं, घबराएं नहीं। यानी पेपरों में तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो बेटा इतनी बहुत ही अभी तक आसान आई, अब तक जितने पेपर आए उन्हें बहुत आसान आई है। तो हम उसको तो करेंगे, उसको हम पहले ही कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जनाब जो पेपरों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, पेपरों में ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी इतनी सी आई है। उसके बाद वो कराने के बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे फैलाऊंगा बहुत ज्यादा, लेकिन आपको कम से कम एक सेटिस्फेक्शन होगी, वो इतनी ह्यूमंगस किस्म की एक्सपेंशन देख के कि आपको एटलीस्ट तसल्ली होगी कि यार बहरहाल पेपर में से काफी आसान आई है। ये अलहदा बात है कि हम इसको बहुत ओवर एम्बिशियसली एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बंदे को एक थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि यार चलो मैं कोई बहुत बड़े, मेरे हाथ से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही। आज की गुफ्तगू को हम बेटा यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।